हटिए। आप ये अंतिम संस्कार नहीं कर सकते हैं। तिवारी। जी सर। बॉडी कस्टडी में लो और पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर। पोस्टमार्टम किस लिए, क्या हुआ है? देखिए, हमें शक है कि इनकी मौत दिल के दौरे से नहीं बल्कि किसी जहर की वजह से हुई है। क्या कह रहे हैं आप? ये अचानक कैसे हो गया? किसने बताया आपको? हमें हॉस्पिटल से फोन आया था। चलिए अब हटिए, पीछे पीछे हटो। नमस्कार, सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आप सबका स्वागत करती हूँ। यूपी के आगरा शहर की एक ज्वेलरी शॉप में पुश्तों से हिसाब किताब देखने वाले मुंशी जी की अचानक मौत हो गई थी। हालांकि उन्हें ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन उनकी उम्र में दिल का दौरा पड़ने पर लोगों को हैरत भी नहीं हुई। हाँ, लेकिन अंतिम संस्कार के ऐन मौके पर पुलिस का आना हैरानी की बात जरूर थी। मातम के माहौल में अचानक पुलिस के आने से सनसनी फैल गई थी। जाहिर सी बात है कि उनकी मौत पर सवाल उठने थे। तो फिर क्या राज था उनकी मौत का? क्या ये एक नेचुरल डेथ थी या फिर उनकी हत्या की गई थी? भला दिल के दौरे में किसी का क्या हाथ हो सकता है? आइए इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए नजर डालते हैं कुछ अरसे पहले की घटनाओं पर। रवि, ये हो क्या रहा है? पिछले महीने का हिसाब कहां है? मुंशी जी से कहो जल्दी से जल्दी मुझे दे दे। इस तरह की लापरवाही नहीं चलेगी मुझे। अरे भैया, मुंशी जी यहीं बैठे हैं, आप खुद क्यों नहीं मांग लेते? हफ्ता हो गया हिसाब दे करके, ये रहा। ठीक से कभी कभी देख भी लिया करो, बड़ी मेहरबानी होगी। तो हिसाब में कोई रद्दी नहीं है। रद्दी की तरफ फेंकोगे तो दिखेगी कैसे? आजकल तुम्हें कुछ भी सही दिखाई देता है। रद्दी जो है ना, तुम्हारे दिमाग में जमी हुई है। काम में और लोगों में सिर्फ गलतियां ही ढूंढते रहते हो। एक मिनट मुंशी जी, यहाँ काम की बात हो रही है। घर की बात और अपनी बेटी की बात बीच में मत लाइए आप। इन सब में मेरी बेटी को बीच में मत घसीटा करो। मैंने अपनी बेटी के बारे में कुछ कहा तुमसे? भैया, मुंशी जी छोड़िए ना, दोपहर हो गई है, भाभी ने गर्मा गर्म टिफिन भेजा है, मैं खाना लगवा देता हूँ। एक मिनट, मुझे उसके हाथ का खाना नहीं चाहिए, मैं बाहर से मंगवा रहा हूँ। और मुझे इस सिरफिरे के साथ नहीं खाना, मुझे भूख ही नहीं है। जाओ। भाभी, बड़े जोरों की भूख लगी है, खाना दे दो। ये लो, आज मैंने अपने हाथों से स्पेशल आलू की सब्जी बनाई है। पहले मुझे। लीना। अरे वाह, खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। मना किया है ना मैंने तुम्हें। अकल से पैदल हो क्या? तुम्हें कितनी बार कहा कि मुझे तुम्हारे हाथ का खाना नहीं चाहिए। ये झूठ मूठ की नौटंकी मुझे पसंद नहीं है। मेरे लिए नौकरों ने जो बनाया वो लेकर आओ। जाओ। गुस्सा छोड़िए और खा लीजिए थोड़ा। मना किया ना मैंने तुम्हें। जाओ। ये अचानक गुलाब को हो क्या गया है? समझता क्या अपने आप को वो? क्या बताओ बाबूजी, मैं वो मेरी एक बात सुनने को तैयार नहीं है। जी तो करता है गला घोट दूं मैं उसका, लेकिन क्या करूं, दामाद है मेरा। तू चल चल मेरे साथ, अभी चल। अभी इस वक्त? कहीं उन्होंने कुछ? क्या कर लेगा वो? इतने से बड़ा होते हुए देखा मैंने उसे। समझाऊंगा मैं उसे बिठाकर। ऐसे कैसे तुझे घर से निकाल देगा? बाबूजी, आप समझाएंगे ना उन्हें? आप समझाएंगे ना कि जो कुछ भी हो उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी? हाँ बेटा, समझाऊंगा मैं। उसे समझाना तो पड़ेगा ही ना।
हैं? चिंता मत कर तू। रेशमा बीवी है तुम्हारी, घर का सामान नहीं कि जब मन चाहा उठाकर बाहर फेंक दिया। तुम्हारे दुख का अंदाजा है मुझे, पर इसमें तुम रेशमा को क्यों दोष दे रहे हो? गलती उसकी है तो दोष भी उसे ही दूंगा ना। देखो बेटा, एक बाप होने के नाते मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे लिए तुम्हारे होने वाले बच्चे की क्या अहमियत थी। बच्चा गिरने का जितना दुख तुम्हें है उतना रेशमा को भी है। वो मां बनने वाली थी, इसमें रेशमा को दोष देना ठीक नहीं है। वो एक हादसा था। मैं ये मान ही नहीं सकता कि वो एक हादसा था। आपकी बेटी ने खुद अपने हाथों से अपनी कोख उजाड़ी है, अबॉर्शन करवाया उसने। मैं तुम्हें पहले पूछ चुका हूं, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि रेशमा ने जानबूझकर बच्चा गिरवाया है? मुंशी जी, पढ़ा लिखा आदमी हूं, दुनिया देखी है मैंने। जब आपकी बेटी प्रेग्नेंट हुई तब हम शहर के अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास गए, सारे टेस्ट करवाए, सब कुछ नॉर्मल था। हमने सावधानी बरती, प्रेगनेंसी में कोई भी तकलीफ नहीं थी। फिर अचानक बिना कारण बच्चा कैसे गिर गया? है कोई जवाब आपके पास? देखो, तुम्हें कोई गलतफहमी हो सकती। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। मैं अपना वारिस चाहता था, लेकिन आपकी बेटी को वारिस नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर बच्चा हो जाता तो इसकी पांव में बेड़ियां जो पड़ती। मुझे पूरा यकीन है आपकी बेटी का कहीं चक्कर चल रहा है। गुलाब, बस बहुत हो चुका, सुधर जाओ। अगर तुम अपनी छिछोरी हरकतों से बाज नहीं आए तो मैं तुम्हारी दुकान छोड़ दूंगा। मुंशी जी, घर की बातों में दुकान की बातों को बीच में मत लाइए आप। अच्छा, तुम दोनों को बड़ा अलग अलग रखते हो, छोटी छोटी बात पर मुझसे चिड़चिड़ा जाते हो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हें मेरी जरूरत है। अगर मैंने अपना हाथ खींच लिया ना तो तुम्हारा कारोबार बढ़ाने का जो सपना है वो धरा का धरा ही रह जाएगा। आप धमकी दे रहे हैं मुझे? जो समझना हो समझो। अगर मैं चला गया ना तो तुम्हारा कारोबार चौपट होते देर नहीं लगेगी। फिर किसी और के तलवे के नीचे नौकरी करते रहना जिंदगी भर। किसी और के यहां नौकरी करने से पहले मैं आपका मरा हुआ मुंह न देखूं। ठीक है, अभी आपका पलड़ा भारी है, इसलिए रेशमा को रख लेता हूं। लेकिन कभी मेरा भी दिन आएगा, फिर बाप बेटी दोनों को सबक सिखाऊंगा। इस तरह तुम अपने बाप को धोखा दे सकती हो, मुझे नहीं। जिस औरत ने अपने बच्चे को खोया हो वो इस तरह बन ठन के कहीं घूमने बाहर नहीं निकलती। तुम्हें जरा सा भी अफसोस है? मैं फीकी साड़ी या आंखों में आंसू लेकर नहीं घूम रही हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे गिरने का गम नहीं है मुझे। बस जो भी सोचना है ना सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे पड़ेगा फर्क? हाँ, अपने यार से जो मिलने जाना है तुम्हें, बताओ कौन है वो, जिसके लिए नागिन की तरह तुमने अपने ही बच्चे को डस लिया। नीचपन की भी हद होती है। गुलाब से मुंशी जी का रिश्ता व्यापार के साथ रिश्तेदारी का भी था। उनकी बेटी रेशमा की शादी गुलाब से हुई थी, लेकिन जब से रेशमा का रिश्ता गुलाब से बिगड़ा था तब से उनका रिश्ता भी गुलाब से पहले जैसा नहीं रहा था।
गर्म दिमाग वाले गुलाब को अपनी पत्नी रेशमा के चरित्र पर शक था। पहले बच्चे के मिसकैरेज का रेशमा पर कोई असर ना देखकर गुलाब का शक और पक्का होता गया। तो आखिर सच क्या था? क्या वाकई में रेशमा ने अपने बच्चे की जान ली थी या गुलाब बेवजह शक और वहम जैसी आदतों का शिकार था? दोनों के बीच फंसे मुंशी जी भी परेशान हो चुके थे, लेकिन गुलाब ये भी नहीं चाहता था कि वो उसके यहाँ से काम छोड़कर कहीं और काम करे। सारे रिश्ते आपस में उलझे हुए थे। तो क्या इसी सब के चलते मुंशी जी की जान गई थी? नई मशीनें आई हैं, कहाँ रखवाना है बता दो। तो ये काम रवि का है ना? रवि कहाँ है? अरे तुम्हारा ही भाई है, तुम्हें पता होना चाहिए ना। तो आपकी बेटी इस वक्त कहाँ है ये आपको पता है? हाँ, बंद तन के गुलछर्रे उड़ाने गई है और मुझे बताने की भी जरूरत नहीं समझी उसने। उल्टा ही सोचोगे। अरे तुम जैसे दामाद से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। तो आपको बता दूं, आपकी बेटी का कहीं चक्कर चल रहा है बाहर, और इसीलिए कोर्ट में तलाक की अर्जी दे रहा हूं मैं। क्या कहा? अरे कोर्ट की सीढ़ियां तो चढ़ के दिखा। और शक के सहारे कोई भी केस जीती नहीं जाती। कोर्ट में सबूत चाहिए और तुम कुछ भी साबित नहीं कर पाओगे। फिर मानसिक अत्याचार और मानहानि का ऐसा मुकदमा ठोकूंगा कि जिंदगी पर जूतियां घिसते रहोगे। अरे जाओ, कर लेना जो करना है, लेकिन बाप और बेटी को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा मैं। अरे कैसे नहीं देगा, बात करता है। कहां था तो अब तक? कितने फोन किए तुझे? फोन क्यों नहीं उठाया तुमने? वो भैया फोन ना साइलेंट पे था, ध्यान नहीं रहा, और दुकान पे भी आने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए। अच्छा वो सब छोड़ो, ये नई मशीन्स हैं हमारे दुकान के लिए, डिजिटल वजन कांटा और नोट गिनने की मशीन। इसका ख्याल तुम्हें रखना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी, समझे? किशन, ये ले भैया, ये नोट गिनने की मशीन लेने की क्या जरूरत थी? क्यों? नई टेक्नोलॉजी है। अरे भैया, मुझे तो इन मशीन्स पे विश्वास ही नहीं। अरे पहले की तरह हाथ से गिनने में क्या अर्ज है? देखो, समय के साथ चेंज होना पड़ता है, समझे? और अब हमारे दुकान के लिए, हिसाब किताब के लिए मैं नए कंप्यूटर्स लाने वाला हूं, ताकि मुंशी जी पर हमें ज्यादा निर्भर ना होना पड़े। भैया, तो क्या आप मुंशी जी को निकाल देंगे? हाँ, मैं उन्हें निकाल रहा हूं, और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारे साथ कितने साल से काम कर रहे हैं। एक बार उन्हें निकाल दिया तो उनकी बेटी को भी छोड़ दूंगा, तलाक दे दूंगा उसे भी। तलाक? घबराइए मत, मैं हूं ना, मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। तलाक की नौबत तो नहीं आने दूंगा, सच में। अब मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। अगर एक बार उन्होंने अपना मन बना लिया है तो किसी की भी बात नहीं सुनती। अभी वक्त खराब है, सही वक्त आने पे सब ठीक हो जाएगा। हाँ, आप बस हौसला रखिए। अरे, तो तनख्वाह लेते वक्त बुखार नहीं आया था उसे, अब बुखार आ गया? अरे तरस खा के नौकरी दी है मैंने उसे, कितना सारा काम पड़ा है यहाँ वर्कशॉप में। किरण, मैं पान कटवा लेता हूँ। नहीं नहीं, कल आना है काम पर। सेठ जी मुझे जाना है और भी डिलीवरी करनी है। आप गिन लीजिए ना प्लीज। नोट गिनने की मशीन लाई थी, पता नहीं कहाँ रख दी।
ठीक है। जयराम जी की। किशन, खाने का वक्त हो गया है, खाना लगा दे। मुंशी जी, मुंशी जी, किशन जल्दी आ, किशन जल्दी आ। मुंशी जी, एम्बुलेंस का फोन लगा। मुंशी जी, मुंशी जी, डॉक्टर साहब लीजिए, इन्हें बचा लीजिए प्लीज। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर। ड्राइवर प्लीज तेज चलाइए और गाड़ी। आई एम सॉरी सर, ही इज नो मोर। बाबूजी को क्या हो गया? शांत हो जा बेटा, तू इस तरह टूट जाएगी तो तेरे पापा की आत्मा को कष्ट होगा। बेटा चुप हो जा। मुंशी जी के साथ ये अचानक दिल का दौरा पड़ गया। चलो भाई, अंतिम यात्रा का समय हो गया है, सभी लोग चलिएगा। गोपाल क्या हुआ? चक्कर से आ रहे हैं। गोपाल तुम लेट जाओ। राम सिंह, गीता। यस डॉक्टर। जल्दी से डॉक्टर वर्मा को बुलाओ। ओके डॉक्टर। गोपाल, राम सिंह, जल्दी स्ट्रेचर लेके आओ। गोपाल, तुमने क्या खाया था? आज उपवास था सर, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं। इसकी रिपोर्ट मुझे तुरंत चाहिए। ओके सर। तुरंत इसे तुरंत आईसीयू में शिफ्ट करो। गोपाल, कोई जहर तुम्हारे शरीर में लगातार फैलता चला जा रहा है। तुम ठीक से याद करो, तुमने सुबह क्या खाया था, या फिर ऐसा कुछ जिससे तुम्हारे शरीर में जहर पहुंचा। वो इमरजेंसी पेशेंट, हार्ट बंद हो गया था। मैंने अपने मुंह से उसके मुंह मारने की कोशिश की। शायद वही। डॉक्टर, ये गोपाल की ब्लड रिपोर्ट। ओह नो। हेलो पुलिस स्टेशन। आप ये अंतिम संस्कार नहीं कर सकते हैं। तिवारी। जी सर। बॉडी कस्टडी में लो और पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर। पोस्टमार्टम किस लिए, क्या हुआ? देखिए, हमें शक है कि इनकी मौत दिल के दौरे से नहीं बल्कि किसी जहर की वजह से हुई है। क्या कह रहे हैं आप? ये अचानक कैसे हो गया? किसने बताया आपको? हमें हॉस्पिटल से फोन आया था। चलिए अब हटिए, पीछे हटो। देखिए, मुंशी जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना अभी बाकी है, लेकिन हमें ऐसा डाउट है कि मुंशी जी की मौत किसी रासायनिक जहर के कारण हुई है, क्योंकि ठीक वैसा ही जहर गोपाल के शरीर से भी मिला है जिसने मुंशी जी को बचाने की कोशिश की थी। समय रहते गोपाल को तो बचा लिया गया, लेकिन मुंशी जी को कोई क्यों जहर देना चाहेगा? यही तो हम आपसे जानना चाहते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, मुंशी जी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी।
ये बताइए, मुंशी जी को जब अटैक आया तब वहां और कौन था? बस मैं और मेरा नौकर किशन। अटैक आने से पहले मुंशी जी ने कुछ खाया पिया था? मेरे नौकर किशन ने उन्हें पान का डिब्बा लाकर दिया था, उन्होंने बस वो पान खाया था। देखिए, हमें किशन से भी पूछताछ करनी होगी। हो सकता है कि जहर उस पान में ही मिला के दिया गया हो। तिवारी, उस पान के डिब्बे की जांच करनी होगी। जी सर। आप मुझे एक बात बताइए, आप किसी ऐसे आदमी को जानते हो जिसके पास ये जहर आसानी से उपलब्ध हो सके, यानी बिना रोक टोक के मिल जाता हो? ज्यादातर हम सब जौहरियों के पास ऐसे जहरीले केमिकल्स होते हैं। मतलब? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को आने में वक्त था, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक मुंशी जी की मौत हार्ट अटैक की वजह से नहीं, बल्कि जहर की वजह से हुई थी। आखिर उनकी मौत से किसे सबसे ज्यादा फायदा हो सकता था, और कौन भला एक सीधे साधे बूढ़े आदमी को जहर देकर मारना चाहेगा? पुलिस को अब उस आदमी की तलाश थी जिसके पास मुंशी जी के मर्डर का मोटिव हो, लेकिन उससे भी पहले इस बात का पता लगाना जरूरी था कि ये जहर उनके शरीर में पहुंचा कैसे। हो सकता है किसी खाने की चीज के जरिए। आइए इंस्पेक्टर। मुंशी जी का पान का डिब्बा कहां रखा रहता है? तिवारी। जी सर। फॉरेंसिक भेजो इसको। ऐसा है, गहनों के डिजाइन तो हम वर्कशॉप में करते हैं, लेकिन जब कोई छोटा मोटा काम होता है तो हम यही करते हैं। और इस छोटे मोटे काम के लिए जो केमिकल्स हमें लगते हैं वो यहाँ पड़े। इनमें से ज्यादातर केमिकल्स खतरनाक और जहरीले हैं। ऐसा रखा रहता है? जी। और इनका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है? ऐसा है, हमारा बिजनेस भरोसे पे चलता है, विश्वास पे। इन कारीगरों के और हमारे परिवार एक दूसरों को पीढ़ियों से जानते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इस दुकान की चाबी किसके पास होती है? एक चाबी मेरे पास और एक मेरे भाई रवि के पास। लेकिन उस दिन तो रवि था ही नहीं, कहीं बाहर गया था। आपने मुझे बताया कि आखिरी बार मुंशी जी को पान किशन ने खिलाया था। जी। तिवारी। जी सर। पूछताछ की शुरुआत किशन से ही करनी होगी। जी। थैंक यू। हाँ साहब, मैंने ही पान का डिब्बा दिया था साहब, पर मैंने उन्हें नहीं मारा साहब। मेरी उनसे क्या दुश्मनी? दुश्मनी तो सेठ जी की थी साहब। क्या मतलब? साहब, कुछ रोज पहले की बात है साहब। आपकी बेटी का कहीं चक्कर चल रहा है बाहर। क्या कहा? हाँ, चक्कर चल रहा है उसका कहीं बाहर, और इसीलिए कोर्ट में तलाक की अर्जी दे रहा हूं मैं। अरे कोर्ट की सीढ़ियां तो चढ़ के दिखा, फिर मानसिक अत्याचार और मानहानि का ऐसा मुकदमा ठोकूंगा कि जिंदगी पर जूतियां घिसते रहोगे। अरे जाओ, कर लेना जो करना है। सर, इसका मतलब है कि गुलाबचंद से हमें दोबारा पूछताछ करनी होगी। वो तो ठीक है तिवारी, लेकिन उससे पहले हमें मुंशी जी के परिवार वालों से बातचीत करनी होगी, ये जानने के लिए कि गुलाबचंद के बारे में उनकी क्या राय है। अच्छा, गुलाबचंद और मुंशी जी के बीच किस बात को लेकर अनबन थी? मेरी भतीजी रेशमा और उसके पति गुलाबचंद के बीच कुछ घरेलू झगड़े चल रहे थे। एक मिनट साहब। अरे भाई, पैसे मशीन से गिरने के बाद हाथ से दोबारा भी गिर लेना। मशीन पर ज्यादा यकीन नहीं है मुझे। हाँ, तो मैं कह रहा था, मेरे भाई ने धमकी भी दी थी कि अगर तुमने रेशमा को तलाक दिया तो मैं तुम्हारी दुकान छोड़ दूंगा। नहीं, पर आपको ऐसा लगता है कि इस बात को लेकर गुलाबचंद इतना गुस्सा हुआ होगा कि वो मुंशी जी का मर्डर कर दे? अब इंसान गुस्से में क्या कर जाए कौन जानता है साहब। गुलाब मेरे भाई को मार सकता है या नहीं, इस बात का पता तो आप लगा सकते हैं साहब। थैंक यू। रेशमा जी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपके और गुलाबचंद के बीच में ऐसी क्या अनबन थी जिसकी वजह से आपके बाबूजी अपने आखिरी दिनों में बहुत परेशान थे? उन्हें मुझसे तलाक चाहिए था और बाबूजी नहीं चाहते थे कि हमारा तलाक हो, और इसलिए उन्होंने बाबूजी के साथ झगड़ना शुरू कर दिया। गुस्से में आकर एक दूसरे को धमकियां देना, वो तो जैसे हर रोज की बात हो गई थी।
भैया मुंशी जी की अभी 13वीं भी नहीं हुई और आप दुकान खोल रहे हैं, कैसा लगेगा भैया? रवि, लोगों की परवाह करूंगा तो दुकान कैसे चलेगी? और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है। चलो, बहुत सारे काम है, नए मुंशी को भी ढूंढना है अब। गुलाबचंद, मुंशी जी के मर्डर केस के सिलसिले में तुमसे कुछ इंक्वायरी करनी है, थाने चलो। लेकिन मेरी पूछताछ क्यों? मैंने क्या किया? देखो, ये सब मैं थाने में बताऊंगा, अभी हमारे साथ चलो, प्लीज कोऑपरेट। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हुई है, मेरे भैया ने कुछ नहीं किया। ले चलो इसको। लेकिन गलत कर रहे हैं आप। मेरी इंक्वायरी क्यों? मेरा इससे क्या वास्ता है? सभी लोगों के बयान से यह बात बिल्कुल साफ है कि तुम्हारा मुंशी जी से हमेशा झगड़ा हुआ करता था और कई बार तुमने मुंशी जी को जान से मारने तक की धमकी दी थी। तो मैंने वो गुस्से में कह दिया होगा ना इंस्पेक्टर। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने उन्हें मार दिया। तुम्हारे लिए अपने ही दुकान से जहर निकालकर मुंशी जी के पान के डिब्बे में डालना सबसे आसान काम था। और जैसे ही मुंशी जी ने पान, ये मुंशी जी के पान के डिब्बे की लैब रिपोर्ट आ गई सर। इसके मुताबिक पान के डिब्बे में रासायनिक जहर नहीं पाई गई। क्या? जी सर। आ गई ना रिपोर्ट, मिल गया सच। पान और पान का डिब्बा दोनों में कोई जहर नहीं था। अब किस बिला पर आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं इंस्पेक्टर? देखिए, मेरा नौकर किशन वहां था और थोड़ी देर के लिए आंगड़िया वाला भी आ गया था। पूछ लीजिए आप किसी से भी, क्या किसी ने भी मुझे मुंशी जी को कुछ भी देते हुए देखा था? है कोई जवाब आपके पास? ये केस तो उलझता ही चला जा रहा है। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक मुंशी जी के पान के डिब्बे में कोई जहर नहीं मिला। गुलाब के अलावा उस दिन मुंशी जी के साथ 2 और लोग मौजूद थे। दोनों का कहना था कि मुंशी जी ने उस दिन पान के अलावा और कुछ नहीं खाया था और ना ही गुलाब ने उन्हें कुछ खाने के लिए दिया था। लेकिन अगर गुलाब नहीं तो कौन मुंशी जी को मार सकता था? ये सवाल अब भी वहीं था। चौंक गई ना तुमने तो मेरे जेल जाने के सारे सपने देख लिए होंगे, पर अफसोस अब तो मुंशी जी भी नहीं रहे। अब देखता हूं मुझे तलाक लेने से कौन रोकता है। सेठ जी नमस्ते। नमस्ते। रवि नहीं आया अब तक? अभी तक तो रवि भैया नहीं आया सेठ जी। एक नंबर का कामचोर है मेरा भाई, उसके सहारे दुकान छोड़ दी तो हो गया कल्याण। बोलो। ये मुंशी जी रहे नहीं और मेरा छोटा भाई किसी काम का नहीं। छोटी सी छोटी चीज का हिसाब मुझे ही रखना पड़ेगा। सेठ जी, तू एक काम कर, अभी घर जा। मुझे रात भर बैठ के ये सारा हिसाब पूरा करना पड़ेगा। ठीक है सेठ जी। और हाँ, जाते जाते शटर बंद करते जाना। ठीक है सेठ जी। जा। सेठ जी, सेठ जी। हेलो रवि भैया,
शटर अंदर से बंद है और सेठ जी भी फोन नहीं उठा रहे हैं। भैया, सेठ जी, भैया, भैया, भैया उठो। भैया क्या हो गया आपको? भैया, किशन देखना। भैया, भैया उठो ना। भैया, सर, ये केस तो और पेचीदा हो गया। एक ही दुकान में इतने जल्दी दूसरी मौत, वो भी एक ही तरह से। देखो, इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और जब तक फॉरेंसिक की टीम इस पूरी दुकान का मुआयना नहीं कर लेती, इसे सील रखो। समझ गए? जी सर। देखिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से मुंशी जी की मौत किसी रासायनिक जहर की वजह से हुई थी और कातिल ने उसी जहर का उपयोग गुलाबचंद को मारने के लिए भी किया था। पर वो कैसे? देखिए, फॉरेंसिक वालों को उस तिजोरी से कुछ ऐसे नोट मिले हैं जिनके कोनों पे जहर लगा हुआ है। गुलाबचंद और मुंशी जी ने जब नोटों को हाथों से गिनना शुरू किया तो अनजाने में उन उंगलियों को अपनी जबान तक ले गए नोटों को गीला करने के लिए, और तभी दोनों अनजाने में नोट पर लगे जहर का शिकार हो गए। पर इंस्पेक्टर साहब, कोई नोटों पे जहर क्यों लगाएगा? देखिए मिस्टर रवि, इसका पता तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही लगेगा। अरे ये जा रहा है, पकड़ पकड़ इसे। क्यों बे? तूने जो नोट गुलाबचंद को दिए उस पर जहर क्यों लगाया? साहब, मैं तो छोटा मोटा कुरियर वाला हूँ साहब, मैं कुछ नहीं जानता साहब। साहब, मैंने तो बस मोतीचंद के यहाँ से पैसे लेकर गुलाबचंद की दुकान तक पहुंचाए थे। मोतीचंद? दादा परदादाओं के जमाने से हम लोग गुलाबचंद के साथ धंधा कर रहे हैं साहब। मेरी कोई उनसे दुश्मनी तो है नहीं जो मैं मुंशी जी और गुलाबचंद को मारूंगा। मैं तो रेडीमेड गहने खरीदता हूँ और बेचता हूँ, केमिकल से मेरा क्या लेना देना। मेरे आदमी ने अपने हाथों से मेरे सामने नोट गिने थे। अगर ऐसा कुछ होता तो मेरे आदमी को कुछ होता ना सर। देख, सच सच बताना, तूने वही नोटों का बंडल गुलाबचंद जी की दुकान पर भिजवाया था ना जो तुझे मोतीचंद ने दिए थे? साहब, मैं 5,000 की नौकरी करने वाला आदमी हूँ, इतने सारे दूसरे पैसे कहाँ से लेकर आऊंगा? साहब, मेरा यकीन मानिए, मैंने वही पैसा गुलाबचंद की दुकान तक पहुंचाया था। ध्यान से याद करके बताओ, तूने वो बैग 1 मिनट के लिए भी कहीं छोड़ा तो नहीं? हाँ साहब, उस दिन एक अजीब सी बात हुई थी। मैं पैसे लेकर गुलाबचंद की दुकान की तरफ जा रहा था कि अचानक रास्ते में, अरे भैया, अरे पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, चोर! हे भगवान! भाई साहब, ये आपका बैग है। हाँ, चोर छोड़ गया था। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और साहब, मैंने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया। मेरे सेठ को पता चलता तो मेरी नौकरी चली जाती। तिवारी, अगर ये चोरी का पूरा किस्सा सिर्फ एक ड्रामा है तो? सर, मैं भी यही सोच रहा था। चोर बैग लेके भागा और मौका मिलते ही उसने जहर लगे नोटों की गड्डी बैग में डाली और सादी गड्डी निकाल ली। ऐसा ही हुआ होगा सर। अगर ऐसा ही हुआ है तो एक बात बिल्कुल साफ है कि जिसने भी ये खेल प्लान किया है वो गुलाबचंद के परिवार से बहुत करीबी है, जिसे इस बात का साफ साफ पता था कि अंगरिया कितने बजे निकलने वाला है, कितने पैसे लेकर निकलने वाला है और किस रास्ते से जाने वाला है। जरा इसे देखिए। नहीं, पहले तो कभी नहीं देखा इसे। जरा ध्यान से देखिए। नहीं, इसे तो नहीं देखा। देखो, वो आदमी जिसने बैग चोरी किया और वो आदमी जिसने बैग लौटाया, वो सारे लोग इस खेल के छोटे से हिस्से थे जिन्हें कहीं से किराए पर लाया गया होगा। उन्होंने अपना काम किया और वापस चले गए, लेकिन हमको उस आदमी की तलाश करनी है जिसने इस खतरनाक साजिश को अंजाम दिया। यस सर।
तुम तो गुलाबचंद की दुकान पर हमेशा जाते रहते हो ना? जी साहब। अच्छा एक बात बताओ, अमूमन वहां नोटों की गिनती कौन करता है? सर पैसे तो सेठ जी ही गिनते हैं, पर उस दिन सेठ जी फोन पर थे, इसलिए मुंशी जी ने पैसे गिने। अरे सेठ जी जरा जल्दी कीजिए, मुझे और भी जगह से पैसे उठाने हैं। 2 मिनट रुको। मिल गई ना मशीन? धरी से सर चल निकल। अरे सर ये क्या कर रहे हैं? मैंने क्या किया है? ने भाई और मुंशी जी का कत्ल करके पूछ रहा है मुझसे मैंने क्या किया है? चल से चल 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 बैठ गाड़ी में। आपको रवि पर शक कैसे हुआ? देखिए गुलाबचंद की मौत के बाद जब हमने उस आंगड़िया वाले से कड़ी पूछताछ की तो उसने बताया उस दिन वो नोट गिनने वाली मशीन दुकान से गायब थी और वो मशीन कहां थी इस बात का किसी को कुछ पता नहीं। तेरी हर चाल का तोड़ है मेरे पास, समझ गया? अब तू खुद सोच ले कि कत्ल करने की वजह तो खुद आसानी से बताएगा या डंडे खाने के बाद? क्यों मारा तूने उन दोनों को? बोलना। हाँ मैंने ही मारा है दोनों, पर मैं तो सिर्फ अपने भैया को जहर वाले नोटों से मारना चाहता था। लेकिन जब मुझे पता चला कि भैया ने नोट गिनने वाली मशीन ले ली तो मैं डर गया। मुझे लगा कि मेरी सारी चाल चौपट हो जाएगी, इसलिए मैंने उस मशीन को छिपा दिया। मैंने सब पता कर लिया था, आंगड़िया वाला कब किस वक्त कितने पैसे लेके निकलने वाला है। मैंने पास के शहर से 2 किराए के गुंडों से चोरी का नाटक भी करवाया। अरे भैया अरे पकड़ो उसे चोर। हे भगवान। और साफ सुथरे नोटों को जहरीले नोटों से बदल दिया। भाई साहब ये आपका बैग है, चोर छोड़ गया था यहाँ। धन्यवाद भाई साहब। पर मुझे क्या पता था भैया जी के बजाय उस दिन मुंशी जी नोट गिनने वाले हैं। लेकिन अभी तक मैंने उस मशीन को छुपा के ही रखा था और जहरीले नोटों को तिजोरी में भी छुपा दिया था। मुझे पता था एक ना एक दिन तो भैया वो नोट जरूर गिनेंगे और ऐसा ही हुआ। और रवि को लगा कि इस पे किसी को शक नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हमारा शक रवि पर गया तो हमने आंगड़िया वाले के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और मैंने जानबूझकर इसे फोन करके यह कहा कि हमें फॉरेंसिक से पता चला है कि उन जहरीले नोटों की कुछ गड्डियां उस तिजोरी में अभी भी हो सकती हैं। हेलो रवि, अभी देखो हमें फॉरेंसिक वालों ने अलर्ट किया है कि जो जहरीले नोटों की गड्डी का जहर है वो तिजोरी में रखे दूसरे नोटों में भी फैल सकता है, इसलिए सावधानी बरतना। जी इंस्पेक्टर साहब, शुक्रिया। और हमारा शक यकीन में बदल गया कि वो मशीन इसी ने छुपाई थी ताकि ये अपनी चाल में कामयाब हो सके। पर ये अपने भाई को क्यों मारना चाहता था? तिवारी। यस सर। उसे अंदर लाओ, अभी सब पता लग जाएगा। रेशमा, तुम यहां कैसे? ये मैं आपको बताता हूं। हमने इसका पीछा करना शुरू किया और हमने देखा कि ये रेशमा यानी अपनी भाभी के साथ घर से बाहर छुप छुप के मिलता है ना? हम दोनों को कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला।
शादी करना चाहते थे। हमें भैया का बच्चा नहीं चाहिए था, इसलिए हमने चुपचाप क्लिनिक में जाके बच्चा गिरा दिया। मैं भैया को मार के दुकान का इकलौता मालिक बन जाता, समाज भी हमारी शादी पे उंगली नहीं उठाता। मुंशी जी की मौत तो एक हादसा थी, हम उन्हें मारना नहीं चाहते थे। इसका मतलब गुलाब का शक सही था। तुम दोनों, छी, सोचने में भी शर्म आती है। तिवारी। जी सर। ले जाओ इन दोनों को। अवैध रिश्ते किसी को भी अपराध के रास्ते पर लाकर खड़ा कर देते हैं। भारत सरकार के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के मुताबिक अवैध रिश्ते देश में हो रही हत्याओं का एक बड़ा कारण है। एनसीआरबी के अनुसार साल 2012 में अवैध रिश्तों के कारण 2549 हत्याएं की गई। ये आंकड़े सचमुच चौंका देने वाले थे। रवि और रेशमा के रिश्तों के चलते पहले मुंशी जी और फिर गुलाबचंद को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। रवि को अपने भाई गुलाबचंद और मुंशी जी की हत्या करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही रेशमा को भी इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में रवि का साथ देने के लिए आईपीसी की धारा 120A के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई। रवि ने अपने भाई की हत्या की और रेशमा ने अनजाने में अपने पिता की हत्या कराई। अगर वो अपने पति के साथ खुश नहीं थी तो तलाक लेकर उससे अलग रह सकती थी, लेकिन रवि को अपने भाई की प्रॉपर्टी और बिजनेस चाहिए था, इसीलिए उसने ये आसान और खतरनाक रास्ता चुना। लेकिन अंजाम क्या हुआ? आज दोनों ही जेल में सजा काट रहे हैं। तो सावधान रहिए ऐसे रिश्तेदारों से जो पहले भरोसे का खून करते हैं और फिर अपनों का। फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग की सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है।